ठीक। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये वीडियो हिंदी में रहेगा। हिंदी में इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि जो मैंने ये स्क्रीनशॉट वगैरह लगाए हुए हैं सब मैंने कॉपी किया है फ्रॉम अ प्राइवेट साइट बिकॉज आई डिडंट फाइंड द गुड मटेरियल ऑन AWS, तो आई डोंट वांट एनी कॉपीराइट और एनीथिंग दोज इशूज, सो दिस इज जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस। और एस कल को मुझे भी अगर ये वीडियो देखना पड़ता है अपनी कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए, तो दैट्स पर्पज आई एम जस्ट मेकिंग दिस वीडियो। So this is basically RDS we are going to study today. इसमें क्या है कि RDS डेटाबेस सर्वर एज अ सर्विस, मल्टीपल डेटाबेसेस होते हैं, DB मतलब कर सकते हैं हम। इसमें माई SQL आ जाता है, मारिया DB आ जाता है, पोस्टग्रेस आ जाता है, ओरेकल आ जाता है, SQL आ जाता है। और डिफरेंट प्रोडक्ट है। ये मैनेज सर्विस है, नो एक्सेस टू OS और SSH। चलो ये सब थियोरेटिकल बातें रही, अब मेन चीज़ पे आते हैं। क्या है, जब भी आप एक RDS का डेटाबेस क्रिएट करने जा रहे हो तो उसमें सबसे पहले एक चीज़ होगी, आपको सबनेट ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा। तो सबनेट ग्रुप क्या होता है? सबनेट ग्रुप बेसिकली वी नो कि VPC होता है, VPC का नेटवर्क होता है। नेटवर्क का अगर स्मॉलर पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए, मतलब IP एड्रेस एक VPC की रेंज होती है, 266 एड्रेस है, उनको अगर 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो वो क्या होगा, हमारा सबनेट रेंज हो जाता है। तो यहाँ पे सबनेट ग्रुप क्या है भाई, ये हमारा एक रीजन है ईस्ट वन, दूसरा रीजन ये है, इसमें हमारा एक अवेलेबिलिटी जोन ये है, दूसरा B है, तीसरा C है। इस पे हमने एक VPC क्रिएट कर दिया है। VPC में 3 अवेलेबिलिटी जोन है, तो सबनेट ग्रुप इन तीनों अवेलेबिलिटी जोन का एक कॉम्बिनेशन रहता है। बेसिकली जब भी आप सबनेट ग्रुप क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन चूज करने पड़ेंगे। अब आता है कि सपोज आपने वो सबनेट ग्रुप अगर आपके इंटरव्यू में पूछता है तो सिंपली टू मेक इट हाईली अवेलेबल वी यूज टू मेक सबनेट ग्रुप, और दिस इज अ प्री रिक्विजिट ऑल्सो। सपोज आपने इंस्टेंस क्रिएट कर दिया तो उसका आर्किटेक्चर अगर आपसे पूछा जाए कैसा होगा, तो हम कहेंगे कि वो प्राइमरी एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा, उसका एक स्टैंड बाय भी क्रिएट कर देगा। दिस इज अ पब्लिक सबनेट, ग्रीन वाला, ब्लू वाला हमारा प्राइवेट सबनेट है। तो दिस इज आर्किटेक्चर ऑफ सिंपल RDS डेटाबेस। एक प्राइमरी रहेगा और एक स्टैंड बाई रहेगा। अब दूसरा पॉइंट आता है कि उसकी एक्सेसिबिलिटी कैसे हो सकती है। एक्सेसिबिलिटी में क्या हो सकता है भाई, इसको प्राइवेट एक्सेस कर सकते हैं या इंटरनेट से कर सकते हैं। तो हम बोलेंगे हाँ प्राइवेट एक्सेस हो सकता है। प्राइवेट एक्सेस मतलब सपोज आपका VPC है, दूसरा VPC है, वो कनेक्ट करना चाह रहा है, वो भी कर देगा। VPN से भी हो सकता है। अगर आपका ओन प्राइमिसेस आपने डेटा सेंटर खोला हुआ है भाई, उससे डायरेक्ट कनेक्ट करना है तो यहाँ पे वो डायरेक्ट कनेक्ट भी चल जाएगा। दूसरा पॉइंट आता है इंटरनेट से एक्सेस है क्या? यस वो भी है। RDS हमारा कॉन्फ़िगर्ड हुआ है तो इंटरनेट से भी हम एक्सेस कर सकते हैं। यही उसका एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन है। प्राइमरी रहेगा, उसका स्टैंड बाय क्रिएट हो जाएगा, ये पब्लिक का हो गया, और ये हो गया हमारा प्राइवेट का। दूसरा पॉइंट आता है, ये हो गया हमारा ऑन प्राइमरी, ये सब हो गया, ये हमने देख लिया इसके आर्किटेक्चर। अब आते हैं इसकी स्टोरेज पे। सिंपल सी बात है, कोई आपसे पूछे कि RDS का डेटा कहाँ स्टोर होता है, तो आप बोलोगे EBS। EBS डेडिकेटेड स्टोरेज होता है। तो ये हमारी आर्किटेक्चर रहेगी। सिंपली 3 अवेलेबिलिटी जोन रहते हैं। तो अगर आपसे कोई कहे कि RDS इज़ हाईली अवेलेबल और नॉट, सो बाय डिफ़ॉल्ट इट इज़ हाईली अवेलेबल, बिकॉज मल्टीपल अवेलेबिलिटी जोन है, तो एक में फेल हुआ तो दूसरा तो चलेगा ही, उसका बैकअप भी हमारा हो ही रहा है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि ये जो स्टैंड बाई है, इनके साथ सिंकिंग कैसे हो रही है। तो देखो यहाँ पे 2 कंसेप्ट आते हैं, एक सिंक्रोनस और असिंक्रोनस। लेकिन यहाँ पे अगर हम RDS की बात करें इसकी, तो सिंपली क्या हो रहा है कि भाई सिंक्रोनस में प्राइमरी हमारा, मैं हूँ यूज़र, मैंने कुछ लिखा, कुछ भी एंटर किया डेटाबेस रिकॉर्ड, तो प्राइमरी क्या करेगा, एक मैसेज जाएगा स्टैंड बाई के पास। स्टैंड बाई के पास जब तक ये मैसेज कमिट होके नहीं आ जाता, तब तक ये जो है
डेटाबेस अपडेटेड नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि प्राइमरी में लिख दिया और प्राइमरी में डेटा स्टोर हो गया तो स्टैंड बाई में भी चला जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। पहले प्राइमरी में होगा फिर स्टैंड बाई में होगा। स्टैंड बाई जब तक कंफर्म नहीं करता तब तक ये सिंक्रोनस रिप्लिकेशन नहीं माना जाता। तो सिंक्रोनस वे में इसका रियल टाइम इसका क्या होता है, हमारा रिप्लिकेशन होता रहता है, डेटा जो है हमारा सिक्योर रहता है, तो रियल टाइम डेटा रहता है। उससे फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है भाई, अगर आपका डेटा प्राइमरी डेटा चला भी गया तो आप स्टैंड बाई से इंस्टेंटली रिकवर कर सकते हो। अच्छा, अब दो चीज़ें हैं, एक स्टैंड बाई यहाँ मैंशनड है और दूसरा यहाँ मैंशन है रीड रिप्लिका। तो अगर आपको अपनी आरडीएस को हाईली अवेलेबल बनाना है, आपसे कहे कि यार मैं एक डेटाबेस नहीं चाह रहा हूँ, मल्टीपल चाह रहा हूँ, तो आप रीड रिप्लिका क्रिएट कर सकते हो। इवन इससे लेटेंसी भी कम हो जाती है। लेटेंसी मतलब आपका जो डेटाबेस का रीड एंड प्रोसेस है वो बहुत फास्ट हो जाएगा। तो उसके लिए हम रीड रिप्लिका यूज़ कर सकते हैं। रीड रिप्लिका में असिंक्रोनस होता है। असिंक्रोनस का सिंपली मीनिंग ये है कि भाई प्राइमरी के पास डेटा आ गया, चलो ठीक है, अब स्टैंड बाई के पास जाएगा, तो इनमें से कोई एक भी अगर कंफर्म कर देता है रीड रिप्लिका में से कि हाँ भाई मैंने डेटा लिख लिया है, जो तेरे पास है वही मेरे पास है, तो सिंपली ये असिंक्रोनस होता है। ये रियल टाइम नहीं होता है, ये थोड़ा टाइम का गैप होता है, टाइम लैग होता है इसमें। अब आता है कि इसका बैकअप। तो यार ऐसा है कि इसका जो भी होता है बैकअप, जो भी हम स्टोर करते हैं, अगर कोई पूछे इंटरव्यू में भी आपसे पूछे, तो बैकअप इज ऑलवेज स्टोर्ड ऑन S3। और इसको हम ऑटोमेट भी कर सकते हैं, शेड्यूल्ड भी कर सकते हैं। कहे कि यार मुझे डेली बेसिस पे बैकअप करना है, तो वो एक होता ही है, मैनुअल प्रोसेस होता ही है। दूसरा है कि आप ऑटोमेटेड कर लो, आप उसको डेली टाइम पे रख दो कि यार इतने टाइम में मुझे शेड्यूल करना है, तो वो भी आप कर सकते हो, जिससे कि आपका डेटा अवेलेबल रहे। बैकअप इज यस। तो बैकअप से हम क्या कर सकते हैं, कभी भी रिकवर कर सकते हैं। अब कॉस्ट फैक्टर में आएगा, अगर आपसे बोला जाए कि कॉस्ट वही क्या है, कि कॉस्ट कहाँ कहाँ होती है, तो उसका साइज़ क्या है, T2 है, T3 है, जो भी है उस टाइप से कॉस्ट हो जाएगी। तीसरा पॉइंट होगा कि अगर मल्टी एजी है, तो मतलब अवेलेबिलिटी जोन, अगर आप एक से ज़्यादा और भी रीजन में उसको होस्ट करना चाह रहे हो तो वो भी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा स्टोरेज टाइप एंड अमाउंट, कि यार ये स्टोरेज का कितना टाइप, कौन सा टाइप है, अब SSD होता है, वो होता है, जो भी होता है वो सब आ जाएगा। चौथा पॉइंट कंसिडर होता है डेटा ट्रांसफर, कितना डेटा आपका ट्रांसफर्ड हो रहा है। फोर्थ पॉइंट बैकअप एंड स्नैपशॉट, आप बैकअप कौन सा ले रहे हो, ऑटोमेटेड ले रहे हो या क्या ले रहे हो, बैकअप कितने रख रहे हो, कैसे रख रहे हो, वो सब चीज़ें भी काउंट होती है। फिफ्थ पॉइंट, अगर हम लाइसेंस वाला डेटाबेस ले रहे हैं तो वो भी हमारा कंसिडर होता है। अब एक पॉइंट आता है कि ये हमने जो अभी तक देखा था, तो एक इंस्टेंस था, एक ही उसका स्टैंड बाई था, लेकिन इसके भी मल्टीपल टाइप होते हैं, एक रीडर भी हो सकता है और दो राइटर भी हो सकते हैं। तो अब हम मल्टी एजी पढ़ने जा रहे हैं। मल्टी एजी में सिंपली कुछ नहीं रहेगा, उसमें दो उसके बैकअप वाले क्रिएट कर देता है। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, इसका सी नेम। कभी भी आपसे कॉन्फ़िगर करते हो, आप EC2 इंस्टेंस कॉन्फ़िगर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो भाई आपके EC2 को पता कैसे चलेगा कि आपके डेटाबेस से कनेक्ट करना है, तो सिंपली आपको डेटाबेस का सी नेम एंड पॉइंट मिलता है, जब भी आप क्रिएट करते हो वो आपको पॉइंट करना है। इन केस आपका फेल हो गया, आपसे पूछा जाए अगर मान लिया मेरा डेटाबेस फेल हो गया, तो वो तो उसी को पॉइंट कर रहा है, तो तुम कैसे उसको रिकवर करोगे स्टैंड बाई। तो भाई इसको रिकवर करना इसलिए ईजी है क्योंकि यू जस्ट नीड टू चेंज द सी नेम। सी नेम उसका आप स्टैंड बाई पे पॉइंट कर दोगे, तो वो सिंपली उसको पॉइंट करने लगेगा और आपकी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। तो इन केस ऑफ फेलियर व्हाट यू हैव टू डू, एप्लीकेशन के अंदर जाओ, डेटाबेस का सी नेम आप चेंज करके स्टैंड बाई का डाल दो, तो आपकी एप्लीकेशन इसको पॉइंट करेगी। ये इसके स्टैंड बाई के बैकअप हैं। स्टैंड बाई के बैकअप भी मल्टीपल एरियाज में रिप्लेस होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही में होता है। ये दूसरे अवेलेबिलिटी जोन में भी जाएगा, इसमें भी जाएगा। ये इसने अच्छा, एक चीज़ और है कि आपका टाइम पूछा जाए इंटरव्यू में कि कितना होता है, तो 60 to 120 सेकेंड इसमें लगते हैं, जो कि ये सिंक्रोनस रिप्लिकेशन वाला उसके लिए। ये डेटाबेस सी नेम इसको पॉइंट हो गया, तो सिंपली आपकी एप्लीकेशन अब स्टैंड बाई से चल रही है, तो अब ये प्राइमरी बन जाएगा उस केस में। ये मल्टी एजेड की आर्किटेक्चर है। यहाँ पे ये एक राइटर हो जाएगा, दो रीडर हो जाएंगे, ये राइटर दूसरा रीडर हो गए, और दोनों का सिंक्रोनस रिप्लिकेशन होता रहेगा। कैसे, एक प्राइमरी जो रहेगा उस पर रीड और राइट दोनों ऑपरेशन होंगे, लेकिन रीडर पे खाली रीडिंग ऑपरेशन होगा, खाली डेटा रीड के लिए यूज़ किए जाएंगे।
अब इसके बाद डेटा इज कमिटेड, तो ये क्या बोल रहे हैं कि भैया एक ने भी अगर कमिट कर दिया मल्टी एजी में तो इसको फिनिश कर लेगा ये राइटिंग में। मतलब क्या है कि एक भी अगर स्टेटस भेज देता है कि हाँ भाई मैंने लिख लिया है जो भी तूने डेटा भेजा था, तो सिंपली वो कमिट हो गया ऑपरेशन। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, क्लस्टर एंड पॉइंट। ये एक इसका अब आरडीएस का नया टाइप आया है क्लस्टर वाला। उसमें क्या है कि इसका मिक्सचर बना दिया है, रीडर का भी राइटर का भी, दोनों का, स्टैंड बाई का भी। तो लेकिन 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। अगर कोई आपसे बोले कि रीडर एंड पॉइंट क्या है, इंस्टेंस एंड पॉइंट क्या है, क्लस्टर एंड पॉइंट क्या है, तो भाई रीडर क्लस्टर एंड पॉइंट तो आपका राइटर की तरफ है। जब भी आपका राइटर मतलब प्राइमरी वाले को पॉइंट कर रही है एप्लीकेशन तो वो हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए कि रीडर वाला, तो रीडर के एंड पॉइंट तब तक हैं जब तक आप रीड ऑपरेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो वो एंड पॉइंट होते हैं। तीसरा पॉइंट है इंस्टेंस एंड पॉइंट। वो स्पेसिफिक इंस्टेंस के लिए टेस्टिंग या फॉल्ट फाइंडिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। वन राइटर टू रीडर डीबी इंस्टेंस बहुत ज़्यादा फास्ट है। NVMe SSD स्टोरेज मुझे नहीं पता, NVMe का SSD पता है। फास्ट राइट टू लोकल स्टोरेज, ठीक है। रीडर्स को खाली यूज़ के लिए, और रीड स्केलिंग भी हो सकती है, मतलब उसके स्केल कर सकता है वो। रिप्लिकेशन ट्रांजैक्शन लॉक से होगा। फेल ओवर फास्टर है 35 सेकेंड। ट्रांजैक्शन लॉक मतलब दोनों, अभी आगे आएगा ट्रांजैक्शन लॉक्स क्या होते हैं, इसका भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो और दूसरा है राइटर कमिट करेगा जब तक रीडर कंफर्म नहीं करेगा। तो रीडर कंफर्म कर दिया तो राइटर ने कमिट कर दिया। अब ये बैकअप का है। दो टाइप के बैकअप होते हैं, एक तो ऑटोमेटेड होता है, एक मैनुअल होता है। ऑटोमेटेड में आपका शेड्यूल रहता है। इसके बारे में थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा है, कोई बात नहीं। ये है, पहला स्नैपशॉट फुल कॉपी होगा, फिर उसके बाद वो इंक्रीमेंटल होता रहेगा। तो फर्स्ट स्नैपशॉट में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बाद में इंक्रीमेंटल में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। दूसरा है ऑटोमेटेड बैकअप। वो क्या है, दिन में एक बार होगा। उसके बाद यूजुअली आप मिडनाइट का टाइम, जब भी मतलब वो आप शेड्यूल कर लो भाई रात को करना है, जिससे कि ज़्यादा यूज ही ना हो रहा उस टाइम पे। और हर 5 मिनट के ट्रांजेक्शन लोग से लिखी जाती हैं S3 पे। तो इससे क्या होता है, 5 मिनट का रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव होता है, और रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव। दो चीज़ें होती हैं, RPO और RTO। आपसे पूछे तो RPO इस मतलब डेटा किस पॉइंट से लॉस हुआ था। RTO मतलब हम कितने टाइम का डेटा रिकवर कर सकते हैं। मान लिया आपको रात को 10 बजे का है और आप 10:30 बजे से रिकवर कर रहे हो, तो आधे घंटे का टाइम जो है वो RTO काउंट होगा। और RPO क्या हुआ, RPO पॉइंट मतलब किस पॉइंट पे आपका डेटाबेस गया था। तो ये ट्रांजैक्शन लॉग से RPO को हम कंसिडर करते हैं, RTO का अलग होता है। अब ये ट्रांजैक्शन विच स्टोर द एक्चुअल ऑपरेशन विच आर एग्जीक्यूटेड ऑन द डेटाबेस एंड टुगेदर विद द स्नैपशॉट गेटेड फ्रॉम द ऑटोमेटेड बैकएंड मीन डेटाबेस कैन बी रिस्टोर्ड टू अ पॉइंट विद इन अ 5 मिनट ग्रैनुलरिटी। मीन्स क्या है, ग्रैनुलरिटी मीन्स है 5 मिनट रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव। दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये हो गया कैन बी रीच्ड। तो 5 मिनट के इंटरवल का मतलब डेटा आपका 5 मिनट से पहले जो भी लिखा था वो पॉइंट आपका अचीव हो जाएगा। ये जो हैं इंडेफिनेटली रिटेन नहीं होते हैं, ऑटोमेटिकली क्लियर्ड बाय AWS। उसके बाद हमको रिटेंशन पीरियड सेट करना है, तो भैया 0 से लेके 35 डेज मैक्स कर सकते हैं। पूछे कि कितने दिन तक का, तो 35 डेज तक का आप मैक्सिमम कर सकते हो। 0 मतलब कुछ भी आपको ऑटोमेटिक बैकअप नहीं करना है, 35 डेज मतलब इतने दिन तक रखना है। अगर मान लिया आपको 35 डेज के बाद आपको और ज़्यादा रखना है, तो आप क्या कर सकते हो कि एक फाइनल स्नैपशॉट लो, उसको उठा के S3 में डाल दो। उसमें 10 ऑप्शन है, ग्लेशियर वो सब चीज़ें अलग पार्ट हो गया। RDS can replicate backups to another region, post snapshot and transaction logs. Charges apply for the cross-region data copy and the storage in the destination region. ये हो गया। रिस्टोर वर्किंग क्या है, जब रिस्टोर करते हैं ऑटोमेटिक बैकअप और मैनुअल स्नैपशॉट, इट विल क्रिएट अ न्यू RDS इंस्टेंस। वही वही जो पीछे चीज़ मैंने सीनेम वाली बताई थी। सिंपली क्या होगा कि रीस्टोर को अगर वर्किंग करना है तो यहाँ पे नया इंस्टेंस क्रिएट होगा, उसका जो एंड पॉइंट होगा उसको हमको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। वी रिस्टोर ऑटोमेटिक बैकअप और मैनुअल से इट विल क्रिएट अ न्यू RDS विच एंड पॉइंट एड्रेस, जो एंड पॉइंट्स एड्रेस हमें यूज़ करना पड़ेगा। और उसके बाद रिस्टोरिंग द मैनुअल, इट मीन्स रिस्टोरिंग द डेटाबेस टू सिंगल पॉइंट इन टाइम। सिंगल पॉइंट इन टाइम क्या होता है,
It's a fixed to the time that the snapshot was created, which means it influences the RPO unless you have created the snapshot right before the failure. ज़्यादा अंग्रेजी हो गई। सिंपली क्या है कि भैया ये जो है सिंगल पॉइंट इन टाइम आपके आरपीओ को हैंडल करता है। क्या करता है आरपीओ को? ट्रांजेक्शन लोग 5 मिनट्स के उस पर हमारी स्टोर हो रही है, तो बेसिकली हमारा जो आरपीओ है किस पॉइंट से हम रिकवर कर सकते हैं वो ये पॉइंट करता है। ऑटोमेटिक बैकअप में सबसे फ़ायदा ये है कि वो 5 मिनट्स के टाइम पे 5 मिनट्स पॉइंट इन टाइम, तो देखो 5 मिनट्स पॉइंट इन टाइम, सिंगल पॉइंट इन टाइम, सिंपल वही चीज़ है, तो उस टाइम पे हम रिकवर कर सकते हैं। एक चीज़ और ये बोल रहा है, अगर आप आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम दे रहे हो तो इसमें पूछेगा रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव फास्ट किस में चाहिए, तो आप हमेशा ऑटोमेटेड पे जाना क्योंकि उसमें 5 मिनट्स का इंटरवल रहता है। ये उसकी थोड़ी सी थ्योरी है। क्रिएट अ न्यू आरडीएस, न्यू एड्रेस, स्नैपशॉट सिंगल पॉइंट इन टाइम, 5 मिनट पॉइंट इन टाइम में बैकअप रिस्टोर्ड एंड ट्रांजेक्शन लॉग्स आर रीप्लेड टू ब्रिंग डीबी टू द डिजायर्ड पॉइंट इन टाइम। तो ये एक प्रो की गुड आरपीओ की वो है। आरटीओ हमको सोचना पड़ेगा। रीड आरडीएस के जो रीड रिप्लिका होते हैं वो सबसे फास्ट होते हैं, क्यों भाई? उसमें खाली रीड ऑपरेशन है आपका, दे आर मेन डेटाबेस के पार्ट नहीं होते। मतलब आपको अपनी एप्लीकेशन में अगर इनको करना है 5 टाइम रीडिंग के लिए, मतलब फास्ट रीडिंग के लिए, तो ये आपको अलग से कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। मल्टी इज असिंक्रोनस ऑपरेशन, हाउ रीड रिप्लिका ऑपरेट थ्रू असिंक्रोनस ऑपरेशन। आपको बताई दिया रीड वाले में असिंक्रोनस है, कमिट कर दिया, बाद में भी हो सकता है। 5 टाइम्स डायरेक्ट रीड रिप्लिका पर डीबी इंस्टेंस, 5 रीड डायरेक्ट रीड रिप्लिका हो सकते हैं। एडिशनल इंस्टेंस ऑफ रीड परफॉर्मेंस, रीड रिप्लिका कैन हैव रीड रिप्लिका बट लैग स्टार्ट्स टू बी अ प्रॉब्लम। ग्लोबल परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट, नियर जीरो आरपीओ, भैया नियर क्विकली एक ने कमिट कर देता है तभी के तभी, तो इसलिए इसको बोला जाता है कि नियर जीरो आरपीओ रिकवरी पॉइंट ऑब्जेक्टिव है। आरटीओ रिकवरी टाइम ऑब्जेक्टिव इसकी थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब कितने टाइम में रिकवर होगा, क्योंकि ये दोबारा से लगा रहे हैं पूरा डेटाबेस, तो वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसका। आर कैन बी प्रमोटेड क्विकली, लो आरटीओ, फेलियर ओनली वॉच फॉर डेटा करप्शन, डेटा करप्शन के लिए नहीं है। रीड ओनली तब तक रहते हैं जब तक प्रमोटेड नहीं हुए हो, अगर प्रमोट कर दोगे मतलब प्राइमरी बना दोगे तो भैया ये फिर रीड नहीं रहे, रीड ओनली नहीं रहे। ग्लोबल रेजिडेंस, क्योंकि हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। ये इसने एक एग्जांपल दिया है कि भाई ये प्राइमरी है, ये इसके स्टैंड बाई पे तो कर ही रहा है, इसके साथ रीड रिप्लिका पे असिंक्रोनस तरीके से ये कर सकता है। SSL TLS इज अवेलेबल फॉर RDS, कैन बी मैंडेटरी। ये आप देख लो कि कौन कौन सा KMS इसको ये एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एनक्रिप्शन को एक क्लाउड HSM होता है, वो ओरेकल में यूज़ होता है, और ये अच्छा भी आएगा। ये CMK जनरेट, भाई ये KMS एनक्रिप्शन आपको पता होना चाहिए कि डेटाबेस जो है वो होता है की मैनेजमेंट सर्विस होती है, इसमें की जनरेट होती है, उसी की से ये ओपन होता है। एक पब्लिक और प्राइवेट की होती है, एक बिग टॉपिक है बट सिंपल KMS एनक्रिप्शन वी कैन से। अब ये बोल रहा है कि सिक्वल अगर ओरेकल होता है तो वो ट्रांसपेरेंट डेटा एनक्रिप्शन यूज़ करता है। ट्रांसपेरेंट डेटा एनक्रिप्शन क्या होता है? वो DB के इंजन के अंदर ही होल्ड मतलब हैंडल्ड होता है। अब ओरेकल जो है क्लाउड HSM का इंटीग्रेशन सपोर्ट करता है। क्लाउड HSM क्या है? कुछ नहीं, आप पहले क्या यूज़ कर रहे थे KMS, वो AWS प्रोवाइड करता है। क्लाउड HSM में आप अपनी खुद की जनरेट करोगे, उसके थ्रू आप इसको इंटीग्रेट करोगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये थोड़ी सी थ्योरी है। थ्योरी में क्या है कि ये RTDS के बारे में बताया है क्या होता है। IO encryption decryption of data and log files. The encryption uses a database encryption key. Database boot records store the key of availability. ये आप देख लो। अच्छा, अब हम आते हैं इसके एनक्रिप्शन को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो एनक्रिप्शन कहाँ स्टोर हो रहा है? EBS वॉल्यूम में। EBS वॉल्यूम को हम एनक्रिप्शन करते हैं। तो एक सिंपल ये आर्किटेक्चर डायग्राम है। देखो ओरेकल है, तो ओरेकल क्लाउड HSM को यूज़ कर रहा है। क्लाउड HSM में आपको खुद की जनरेट करनी पड़ेगी, खुद हैंडल होगी। उसके बाद
ये यहाँ पे एग्जांपल दिया, विद RDS Oracle की कैन बी प्रोवाइडेड via Cloud HSM removing AWS from the chain of trust. और TD is a native DB engine encryption, data is encrypted before leaving the instance. मतलब डेटा पहले ही एनक्रिप्ट हो जाता है इंस्टेंस को लीव करने से पहले ही. डेटा इज एनक्रिप्टेड एंड डिक्रिप्टेड बाय द होस्ट. अब ये KMS है, KMS AWS वाला सिस्टम है, AWS प्रोवाइड करेगा. तो MySQL को आप KMS से करते तो उसमें वो अपनी की जनरेट करता है, उसको DEK डेटा एनक्रिप्शन की बोलते हैं, तो ये उसके थ्रू करता है. और स्नैपशॉट ऑफ एनक्रिप्टेड RDS इंस्टेंस आर ऑल्सो एनक्रिप्टेड यूजिंग द सेम की. इसके ऊपर एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है, अगर आपने एनक्रिप्ट कर दिया तो उसको आप यूज़ करोगे, डिक्रिप्ट नहीं कर सकते. तो एक क्वेश्चन आया था अभी एग्जाम में कि आपको एक डेटाबेस रिकवर करना है, वो आपका एनक्रिप्टेड है, तो उसका ऑप्शन एक आता है कि उसको डिक्रिप्ट करोगे पहले, तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करना है. उसमें एक ऑप्शन आएगा कि आपका जो दूसरा डेटा है उसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा डायरेक्टली रिस्टोर में. ये अब DynamoDB आ गया. DynamoDB एक अलग टॉपिक है, वो हम बाद में कर सकते हैं. तो इट इज़ इन शॉर्ट आई हैव एक्सप्लेन द RDS. थैंक यू.